छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कक्षा 6 में विज्ञान में छठा पाठ परिवर्तन के बारे में अध्ययन करा रहे हैं। कल हमने क्रियाकलाप 7 में एक मोमबत्ती को जला करके और उसमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में पढ़ा था। तो मोमबत्ती को जलाने से जो परिवर्तन हुआ उसे हम वापस यानी कि उत्परिवर्तित नहीं कर सकते, मूल रूप में नहीं ला सकते, क्योंकि मोमबत्ती में कुछ भाग जलवाष्प में रूप में परिवर्तित होकर के वायुमंडल में विलीन हो जाता है और जो मोमबत्ती में बीच में जो एक धागा होता है वो भी जल जाता है, वो कार्बन बन करके विलुप्त हो जाता है या कार्बन का कुछ रूप रह जाता है हमारे सामने, शेष नहीं मिल पाता है हमें, वो भी वायु में विलीन हो जाता है, इसलिए उसको हम वापस उत्परिवर्तित नहीं कर सकते। दूसरा, ऐसे ही एक मोम के टुकड़े को एक बर्तन में ले करके उसको पिघलाने का जो उदाहरण था उसको हम वापस उत्परिवर्तित कर सकते हैं। क्यों? मोम के टुकड़े को पिघलाने से वो तरल रूप में अवस्था में आ जाता है और वापस उसको जब ठंडा करेंगे वापस उसी ही आकार में उसको किसी सांचे में डाल कर किसी रूप में वापस परिवर्तित कर सकते हैं। ये उसका जो द्रव्यमान होता है, यानी उसका जितना मोम होता है, मोम की जितनी मात्रा थी उतनी मात्रा रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब उसके पश्चात एक जो क्रियाकलाप अपना 7 नंबर का दिया था कि मोमबत्ती जला करके और उसकी जो लंबाई कम हुई उसकी पूर्ति दोबारा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इस बारे में अब ये क्रियाकलाप हमें धूप बत्ती से दोहराना है। किसे दोहराना है? ये क्रियाकलाप हमको धूप क्रियाकलाप 7 को धूप बत्ती से दोहराना है। धूप बत्ती, अगरबत्ती, आप पूजा आदि करते हैं तो आप बत्ती जलाते हैं, घी की बत्ती जलाते हैं और साथ साथ अगरबत्ती या धूप बत्ती भी आप जलाते होंगे अधिकतर। अब जब तक यह पूरी तरह से जले प्रतीक्षा करें। धूप बत्ती जब तक जलती है, धूप बत्ती जब तक पूरी तरह से जले प्रतीक्षा यानी इंतजार करते हैं। प्रतीक्षा होता है इंतजार करना, इंतजार, प्रतीक्षा करें, हमें इंतजार करें, वेट करें जब तक ये पूरी जलें। धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई देता है? तो आप देखें धूप बत्ती में कुछ परिवर्तन होता है या नहीं? तो आप देखेंगे धूप बत्ती में परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन कैसे होता है? ये परिवर्तन धूप बत्ती के अंदर जो धूप बत्ती जलती है तो उसमें कुछ क्या निकलती है? धुआं निकलती है, जिसमें एक सुगंध होती है। क्या होती है? सुगंध होती है, और सुगंध इधर उधर फैल जाती है। उसके पश्चात और जो धूप बत्ती जलने के पश्चात उसमें थोड़ी सी राख उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? राख उत्पन्न हो जाती है। ये कार्बन का ही एक रूप है। ये भी क्या उत्पन्न होती है? राख। तो धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई दिए? धूप बत्ती जल जाती है और वह राख में परिवर्तित हो जाती है। किसमें? राख में परिवर्तित हो जाती है। धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है। तो धूप बत्ती जलने पर क्या बनती है? नए पदार्थ। एक तो गैस जो सुगंध रूप में है वो उत्पन्न होती है धुआं के रूप में, और दूसरा उस पदार्थ के जलने पर जो राख बनती है वो भी नया पदार्थ है। धूप का जो मिश्रण था पहले वह पदार्थ नहीं है। जलने के पश्चात या जलने के बाद वह दूसरे पदार्थों में परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है धूप। ये कुछ राख और गैस के रूप हैं। जो बदला हुआ रूप है वो क्या है? ये कुछ तो राख है जो जलने के पश्चात बचती है शेष, तथा कुछ गैस के रूप है। और ये गैस रूप क्या है? जो धुआं निकलती है वो गैसीय रूप है, और धुआं वायुमंडल में विलीन हो जाती है। कुछ थोड़ी दूर तो हमें दिखाई देती है, धूप बत्ती जलती है उसके पश्चात, और बाद में हमें ये जो धुआं है ये दिखाई भी नहीं देती है। कहाँ चली जाती है? ये वायुमंडल में विलीन हो जाती है, हमें दिखती भी नहीं है, कुछ समय पश्चात थोड़ी दूर दिखाई देती है। तो हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते। ये जो धुआं है थोड़ी दूर दिखाई देता है, फिर नहीं दिखाई देता है। तो ये जो गैस है इस गैस को हम देख तो नहीं सकते, परंतु उसकी मन भावन सुगंध के कारण महसूस कर सकते हैं। उसमें जो गंध आती है, खुशबू आती है, जो महक आती है, उसको हम महसूस कर सकते हैं कि ये जो महक है आपको पता चल जाता है कहाँ से आ रही है। आपकी अगरबत्ती से आ रही है या आपकी धूप बत्ती के जलने से आ रही है, हमें पता लग जाता है। क्या इस परिवर्तन को हम उत्क्रमित कर सकते हैं?
उत्क्रमित यानी उसको हम अपनी प्रारंभिक अवस्था में ला सकते हैं। जिस प्रकार हम जलाने से पहले जो धूप बत्ती थी, वैसे ही धूप बत्ती जलने के पश्चात हम प्राप्त कर सकते हैं क्या? तो ये संभव नहीं है, तथा इसको उत्परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार माचिस की तीली में क्या परिवर्तन हुए, जिसे मोमबत्ती को जलाने में उपयोग में लिया था। अब आप देखेंगे, अब जब मोमबत्ती जलाने के लिए जब आप माचिस की तिल्ली जलाते हैं, तो वह तिल्ली में आगे जो फास्फोरस पदार्थ लगा होता है वह भी जल जाता है, और तिल्ली के जो डंडी होती है, तुलिका होती है, वह भी जल जाती है, और वह भी कार्बन में परिवर्तित होकर राख में परिवर्तित हो जाती है। तो क्या है, क्या परिवर्तन हुए, उसमें भी नए पदार्थ बन गए। क्या बन गए? नए पदार्थ बन गए। कुछ मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई, और बाकी उस जल करके राख या कार्बन में परिवर्तित हो जाती है, जो उसकी छड़ होती है उसमें, जिसे मोमबत्ती जलाने के काम में उपयोग में लिया था। उस तिल्ली का क्या हुआ, तो उस तिल्ली से भी क्या बना, नए पदार्थ बन गए। तिल्ली से भी नए पदार्थ उत्पन्न हुए, और उन नए पदार्थों के बनने से हम उन पदार्थों से पहले वाले पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये कैसा परिवर्तन होगा? ये भी अनुत्क्रमित यानी उत्क्रमित नहीं किए जाने वाला परिवर्तन हो गया। उसके पश्चात है, अभी तक हमने अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तुओं या उनके पदार्थ पर देखा है। नियत माने निश्चित, नियत का अर्थ है निश्चित, निश्चित, निश्चित वस्तुओं या इनके पदार्थों पर है देखा है। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हो, दो पदार्थ कैसे हो? मिश्रण के रूप में। और मिश्रण कैसा होता है? दो पदार्थों को किसी भी अनुपात में हम मिला दें तो उसे कहते हैं मिश्रण। आप अगली क्लास में पढ़ेंगे तत्व, यौगिक और मिश्रण, ये हैं। तो दो पदार्थों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाएं और रासायनिक क्रिया द्वारा उनको पदार्थ को प्राप्त करें तो यौगिक कहलाते हैं। लेकिन मिश्रण बहुत ही साधारण रूप से हम किसी भी रूप में बना सकते हैं। दो पदार्थों किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? वो मिश्रण बन जाता है। तो ये जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हो, तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे? इस प्रकार के परिवर्तन जैसे कि हम ये तो जैसे कि अब आप चीनी को जल में घोलते हैं, शिकंजी बनाते हैं के लिए, तो क्या इसको हम वापस से उत्पादित कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसके लिए हमें दो विधियां अपनानी पड़ेगी। क्या? उसमें से पहले विलयन को क्या करेंगे? वाष्पीकृत करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वाष्पीकृत। उसको गर्म करना पड़ता है। गर्म करने से पानी भाप बन करके उड़ जाता है, और चीनी है वो वापस जो बर्तन जिसमें गर्म किया था उसके पेंदे में ठोस रूप में रह जाती है। अध्याय 4 में हमने नमक और जल को घोला था। क्या आप उसके अनुसार या उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? आप जब नमक को जल में घोलते हैं तो कुछ समय तो आपको वो नमक है उसके पानी के पेंदे में दिखाई देता है, लेकिन उसको थोड़ा सा आप जब घुमाते हैं, घुमाने पर क्या हो जाता है? जल में वह नमक पूरी तरह से घुल जाता है, हमें दिखाई नहीं देता है, उसमें विलीन हो जाता है। ये भी परिवर्तन हो गया। नमक अलग था, उसको घोलने और नमक पानी में मिल गया। अब हम उसको वापस चाहें तो उत्परिवर्तित कर सकते हैं। पानी को उबाल करके, गर्म करके और उसको वाष्पीकृत करके उड़ा देते हैं, वह जलवाष्प बन के उड़ जाता है और उसके पेंदे में नमक शेष रहता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है। अध्याय 5 के क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था। नमक के विलयन को गर्म करने क्या मिलता है? नमक मिलता है, तो हमने प्राप्त किया था। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। यानी नमक को हमने पानी में घोला और अब उसके पश्चात हम
पानी को गर्म करके, पानी को जल वाष्प में परिवर्तित करके और उसको भाप बन के पानी को उड़ा देते हैं और पात्र का पेंदा है उसमें हमारा नमक या उसमें चीनी मिलाएं, वो सब अवशेष के रूप में शेष रह जाता है। तो इस प्रकार हम ये जो परिवर्तन थे, उत्क्रमित परिवर्तन और अनुत्क्रमित परिवर्तन, और उसके पश्चात ये जो मिश्रण है, विलयन, जल में घुलने वाले पदार्थ, इनमें से कुछ को तो हम परिवर्तित कर सकते हैं लेकिन कुछ को उत्परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप दूध में यदि हम चीनी मिला दें तो उसको हम वापस उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। आप दूध में थोड़ा दूध को गर्म करके हम उसमें थोड़ा सा क्या डाल देते हैं, छाछ डाल देते हैं, दही की 2-4 बूंदे डाल देते हैं, तो किस में परिवर्तित है, वो दही में परिवर्तित है। उस परिवर्तन को हम वापस नहीं कर उत्क्रमित नहीं कर सकते, उसमें नया पदार्थ बन जाता है और हमको वापस पूर्व रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो छात्रों, आज का अपना ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके पश्चात हम कल से अगली क्लास में अध्ययन कराएंगे। धन्यवाद।